हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। डॉक्यूमेंट से संबंधित अभी फॉर्म भरना स्टार्ट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारे कॉल है। फाइनली ये डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, आपको ना अभी तैयारी में लगना चाहिए। सबसे जरूरी है तैयारी को, आपको डॉक्यूमेंट से ही संबंधित इतने सारे प्रश्न बन जा रहे हैं कि क्या कहा जाए। चलिए चर्चा करेंगे, साथ में आपके बहुत सारे प्रश्नों को भी लेंगे जो आप बार बार पूछ रहे हैं। सीटेट का मार्क्स से संबंधित हो या ईडब्ल्यूएस से संबंधित, एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। और कुछ कमी भी है। कमी क्या है ना, थोड़ा सा इंक्लूड कर देना चाहिए सीटेट के बारे में कि कितना मार्क्स चाहिए सीटेट में, इतना चाहिए कि इतना चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए। तो हम पहले आपको बता दें कि जो भी अभी तक बहाली हुआ है, जो भी मार्क्स उसमें मतलब चाहिए, इससे पहले भी वीडियो बनाया जा चुका, वो मार्क्स रहेगा तो निश्चित रूप से आप भर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले रंजीत सर का एक लेटर भी आया था जब छठा चरण बहाली चल रहा था, वो लेटर भी हमने पिछले वीडियोस में दिखाया है। तो उसके हिसाब से जो भी था वो चीज़ आगे रन होने चाहिए, रन होंगे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत लगता है ना, तो थोड़ा सा सचिवालय में जाके एक लेटर दे सकते हैं। क्लियर हो गया ना। जो भी आपका सीटेट के मार्क्स से संबंधित, मार्क्स मतलब कहने का मतलब कि महिला को इतना छूट है, इनको इतना छूट है, ये भी इंक्लूड हो जाता है ना, फाइनल हो जाता है। ये कमी लगा हमें थोड़ा सा, और ये बार बार पूछा भी जा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो अलाउ होंगे पहले से हैं तो। क्योंकि है क्या, ये क्यों अलाउ होंगे, क्योंकि बीटेट में उतना ही मार्क्स है। बीटेट में क्या है, उतना ही मार्क्स पे वो क्वालिफाई हैं, तो वो तो आएंगे ही निश्चित रूप से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किसी का प्रश्न है, वो भी उटपटांग सा, बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कॉल भी रात तक। प्रश्न क्या है उनका, सीटेट ही संबंधित, कि सर हम क्या है ना, टीचर भी हैं या कुछ और भी हैं। पूछा भी इतना घुमा के जाता है ना कि अगर आदमी पकड़ नहीं पाए तो कुछ भी उत्तर हो सकता है। सबसे पहले क्लियर कर दे कि अगर आप CTET या BTET पेपर 1 PAPR पेपर 1 अगर पास हैं तभी 1 से 5 में आप भर सकते हैं। अगर पेपर 1 नहीं पास हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। आप भले ही पेपर 2 पास हों और शिक्षक हों, लेकिन आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब 6 to 8 वाले क्या करें, तो जाके पूछिए क्या करें। क्लियर हो गया ना कि पेपर 1 ही पास है। इससे संबंधित प्रश्न प्लीज़ मत पूछिएगा। पेपर 1 पास होंगे ना, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हम कमी की बात कर रहे थे, जैसे में कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, या शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, जो शिक्षक अभी या अतिथि शिक्षक हो या शिक्षक हो, उन्हें कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ स्पेशल दिया गया। क्योंकि पिछली नियमावली में क्या था ना, उनके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ प्रावधान दिया गया था कि इतना वेटेज दिया जाएगा, लेकिन इसमें मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। अगर आपको मिला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये नाराज़गी है उन लोगों का कि ये चीज़ होना चाहिए। और एस्टेट वाले के बारे में भी बता दें कि एस्टेट 2019 एक वीडियो भी हमने डाला था दीपक सर का, आपने देखा होगा कि एस्टेट 2019 में जो उस समय एलिजिबल थे ना, वो फॉर्म निश्चित रूप से भर सकते, इसीलिए तो परीक्षा लिया गया था। ये पहले भी हमने कह रखा था। नहीं है तो दीपक सर का थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। तो सीटेट वाला भी आप लोग का क्लियर हो गया, एस्टेट वाला भी क्लियर हो गया। जो शिक्षक का और अतिथि शिक्षक का जो छूट वगैरह कुछ देना चाहिए था, मुझे दिखा नहीं है, तो आपको देखना है को देख लीजिए। और रही बात एक और कमी की बात, तो ये सारे कमी हम थोड़ा स्टार्टिंग में देख रहे हैं, फिर आपके इसमें प्रश्न भी उत्तर मिलते होंगे। इसके बाद सिलेबस की चर्चा को, सिलेबस में ना थोड़ा सा उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, जिनको परेशानी हो रही है, जिनको भी दिक्कत है, कि वो जाएं अपना और सचिवालय स्तर पे या BPSC स्तर पे आप अपना लेटर दीजिए। जैसे मैं उर्दू वाले फ़ोन कर रहे हैं कि सर बहुत अंतर है, मतलब NCERT बुक में, बिहार में बुक में कौन सा पढ़ें, तो दीजिए ना वहाँ जाके। इंग्लिश वाले अलग परेशान हैं, उर्दू वाले अलग परेशान हैं। और जो भी सिलेबस निकाला जा रहा है ना, अगर थोड़ा सा देख समझ के थोड़ा सा विस्तृत ही निकाल देंगे तो क्या जाएगा। जो अभ्यर्थी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप निगेटिव मार्किंग भी दिए हुए हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि किसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मान लीजिए 1 to 5 की ही चर्चा कर लेते हैं, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि हाँ, किसी का कॉल आया था, को बोले सर कौन सा बुक पढ़ लें, क्या पढ़ लें। हम बोले कि देखिए जो 9th-10th का बुक होता है ना, 6 to 8 का पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर समय मिलता है 9th-10th का पढ़ लीजिए। तो बोले कि सर सोशल साइंस हम पढ़ लेते हैं, 6 to 8 में सीटेट में पढ़े हुए थे, फिर पढ़ लेते हैं। तो बातचीत में हमने कह दिया कि साइंस भी पढ़ना होगा। बार बार कह रही थी कि हमें पढ़ाने के लिए, हम बोले कि समय नहीं है अभी, मुझे कहीं जाना भी है। तो मैंने कहा कि देखिए जो है साइंस का ना, कुछ साइंस हम कोशिश करेंगे कवर करवा देंगे। अब उनको ये पता ही नहीं कि साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको ना क्लियर कर देना चाहिए। अब उसके बाद उनका प्रश्न था सर साइंस से भी पूछे जाएंगे, कितने सर प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो लिखा ही नहीं है।
तो हमने कहा था कि 20, 25 या 30 प्रश्न के हिसाब से रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे, लेकिन इतने प्रश्न रहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए था कि इतने प्रश्न इससे रहेंगे। उनको तो ये भी नहीं पता, वो डॉक्यूमेंट के फिराक में पड़े हुए हैं। अभी तैयारी के फिराक में पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वो डॉक्यूमेंट से संबंधित फाइनली ये वीडियो बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए कौन सा बुक, कौन सा ये, देखिए एक एक चीज़ें ना आपको ठीक ढंग से पढ़ना हो, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग में क्या होता है ना कि आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने तो लिख दिया कि 1 to 5 से पूछे जाएंगे, उसके लेवल जो होंगे इंटर लेवल के होंगे, और उसमें आपने सामाजिक विज्ञान डाल दिया, समान अध्ययन तो आपने लिख दिया, सारा चीज़ डाल दिया, तो थोड़ा सा दे देना चाहिए, हाँ इससे इतने प्रश्न रहेंगे तो और अच्छा हो जाता है। हिंदी इंग्लिश के बारे में कुछ टॉपिक दे देते तो और अच्छा होता, थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है। लैंग्वेज के बारे में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगता है ना, हम कहेंगे कि उससे संबंधित हिंदी में ही एप्लीकेशन लिखिए, अच्छे से लिख के दीजिए कि सर इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, नहीं होता उसका कुछ कॉपीज लगा के दे दीजिए, ठीक है। और ये भी ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर इसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से प्रश्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो मामला जैसे वो पूछेंगे वैसा आपको जवाब देना होगा, मतलब प्रश्न जैसे रहेंगे। तो ये सारे थोड़ा सा बहुत कमी है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर दूर करना चाहिए। और किसी ने पूछा ये भी कि सर जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि कैसे, उन्होंने कह दिया कि ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, क्या होगा। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक साइंस का एक कोई भी पार्ट ले लेते हैं, कोशिका ले लेते, कोशिका आपको क्या करना, पढ़ना है। तो कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएगा 9-10 से तो पूछा ही जाएगा, और साथ में ना इंटर का भी प्रश्न, अगर इंटर में कोशिका नामक पाठ है या कोशिका पादप कोशिका की बात किया जाए, जंतु कोशिका का बात किया जाए, तो इंटर में भी पाठ है ना, तो वहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो रहेंगे ही, साथ में वहाँ से भी रहेंगे, क्लियर है। तो ये है लिंकेज का मतलब, वो भी वहाँ भी पार्ट है, यहाँ भी पार्ट है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा प्रश्न कुछ अंदर डाल देंगे ताकि आपको डिफ़िकल्टी लेवल लगे। ये हो गया आपका डिफ़िकल्टी लेवल का स्तर, यानी यहाँ से वहाँ तक कहा जाता है, ये होता है डिफ़िकल्टी लेवल। और सोशल साइंस में क्या पढ़े, चारों पढ़े, 2 का एग्ज़ाम दिए थे, सर मैथ वाला का क्या होगा। देखिए चूज करने का जो भी दिया जाएगा ऑप्शन, वो केवल और केवल एक में दिया जाएगा, वो भी +2 लेवल पे, वो भी कॉमर्स को, और किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो क्या होगा सिलेबस में, मान लीजिए सोशल साइंस का जिक्र कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में आपको 4 पढ़ने होते हैं, को चारों पढ़ने चाहिए, इसलिए वहाँ चूज का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। अगर चूज का ऑप्शन दिया जाता तब आपको 2 की तैयारी करना है, को 4 को पढ़ना है, को चारों पढ़िए, क्लियर हो गया, चारों पढ़ना चाहिए। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे ख्याल से मैथ होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव होता है तो और अच्छा लगता है कि हम इतिहास से भी पूछेंगे, नागरिक से भी पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत लगता है तो हम कहेंगे कि आप एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये था सिलेबस का आपका सारा जिक्र, जो हो सकता है कुछ लोग पहले से जानते होंगे, तो इतना देर थोड़ा सा सुन लिए, अच्छी बात है। अब तैयारी वगैरह के बारे में भी बता दिया कि आप वहाँ का पहले आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, फिर उससे संबंधित आगे के पार्ट आगे के क्लास में होंगे उसे पढ़िएगा। वो 1 to 5 की मामला हो, 9-10 की मामला हो, 11-12। अब कोई भी ना आप कहिएगा कि सर कोई गाइड बता दीजिए, आज तक कोई गाइड से कोई पास हुआ है? गाइड मतलब क्या होता है ना, जो आता है मार्केट में, वो केवल देखने के, या कोई प्रैक्टिस सेट का नाम लीजिए, उससे वो देखने के लिए होते हैं। कोई टीचर होते हैं ना कि वो आपको मार्गदर्शन देंगे, पढ़ना तो आपको है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि अब NCERT बिहार टेक्स्ट बुक्स लैंग्वेज वाले में तो प्रॉब्लम है, वो हमने खुद देखा है, उर्दू का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो वो जाके आप बात करें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी सब आपको, मान लीजिए साइंस वगैरह हुआ, सोशल साइंस वगैरह को, वो आप खुद से एक बार रीडिंग करके पढ़िए, अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट पे आते हैं, थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, अगर तैयारी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कैसे एग्ज़ाम देना होगा, क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या कीजिए ना, थ्रोली पूरा पढ़िए आप NCERT, और साथ में अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ताकि दोबारा जब आप पढ़ने आएँ तो केवल अंडरलाइन किया हुआ चीज़ पढ़ें। अगर उसे लिख लेते तो अच्छी बात है, लिखने से क्या होता है ना, याद हो जाता है, नहीं तो उसे अंडरलाइन, हाईलाइटर द्वारा अंडरलाइन जरूर करें। दोबारा जब पढ़ने आए कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ें, जो अंडरलाइन है उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये हो गया तैयारी करने का एक अलग सा मतलब आइडिया, जो शायद आप फॉलो भी करते होंगे, नहीं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अतिरिक्त क्या, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, निगेटिव मार्किंग होने के कारण कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उससे घबराइए नहीं। अब लड़ना है तो लड़ लेना ही है,
तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, थ्रोली पूरा शुरू से लेके 120 क्वेश्चन है, तो शुरू से लेके 120 क्वेश्चन में जो आता है ना उसको बनाइए फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में क्या कीजिएगा को देखिए, फर्स्ट राउंड में जब बनाइएगा तो वहाँ काट-कुट भी कीजिएगा। मतलब मान लीजिए जो बन गया उसको टिक कर लीजिए, और जो नहीं बना है उसको बड़ा-सा टिक कीजिएगा। मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन है, 3 में से 1 क्वेश्चन मुझे आता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, अच्छे से होगा। मान लीजिए ये पहला पेज है, इस पहले पेज में क्या है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है, इतना पता है। और इसमें कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न में से क्या करना है आपको, मान लीजिए कि 4 नंबर प्रश्न आपको आता है, 4 नंबर प्रश्न आता है, तो आपने यहाँ टिक कर दिया कि ये मुझे आता है। अब इन 1 2 3 4 5 में से एक ही प्रश्न आता है। अब बाकी 4 प्रश्न जो बच जाते हैं, इसके साथ क्या करेंगे, तो मान लीजिए 1 के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, 2 के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, 3 के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, 4 आपको आता है, डायरेक्ट उसका आंसर आपको पता है, 5 भी आपको आता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। आपको क्या लगता है, समय लगेगा। तो समय लगने का कोई भी आप चिन्ह दे दीजिए, ताकि एक राउंड में आप देख सकें कि अगली बार जब आप आइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहला हमसे नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा, चौथा हमने बना लिया और पांचवा पे हम ऐसे टिक लगाए हैं, यानी ये हमसे बनेगा लेकिन समय लगेगा। तो इसको बनाइएगा उस समय नहीं, इस तरह का टिक कर दीजिएगा, चौथे के बाद सीधे चौथे के बाद पांचवा इस तरह टिक करके छोड़ दीजिए, छठे पे जाइए, सातवें पे जाइए, आठवें पे जाइए, और एक बार में एक पेज में जितने आते हैं उसे टिक कीजिए। अब जाके आप क्या कीजिए, एक पेज बन गया, और OMR सीट में जाइए, और जो 4 नंबर OMR सीट हो गया, ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR सीट में चौथे नंबर को इसको क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए। इस तरीके से करते करते 120 क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। तो ये पहला राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब 120 में से हो सकता है 40 बना लें, हो सकता है 50 बना लें, जितने आपको आते हैं उतने बन जाएंगे। एक राउंड कंप्लीट। दूसरे राउंड में क्या कीजिए, दोबारा आइए, और जो आपसे बन सकते थे, जिसमें टाइम लगता था, उसको आप फॉलो करते हुए एक एक करके बनाइए। ठीक है, दूसरा राउंड आपका कंप्लीट इस तरीके से देखिए। तो हो सकता है आपका 60 प्लस बन जाए, 60 या 70, 10 20 जो भी आपने टिक किया था वो बन जाए, 70 तक पहुंच गए। अब इसके बाद जो समय बचेगा, कोई एक बार थ्रोली अच्छे तरीके से देख लीजिए, कुछ छुटा उटा नहीं ना। उसके बाद जो और आपको आता है कि लगता है कि बन सकता है, हमें लगता है 50-50 है, चाहे ये है, चाहे जो भी शॉर्ट तरीका आगे चल के देखा जाएगा, जो भी दिया जाएगा उसको फॉलो करते हुए आप एग्ज़ाम दीजिए। निश्चित रूप से माइनस मार्किंग का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। इसमें भी ये होता है कि सर 10-20 क्वेश्चन क्या जाता है, 10-20 क्वेश्चन हम अपने से टिक कर देते हैं। अगर आपका मतलब ऐसे ही टिक कर देते, इसका C हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, आप कुछ उसके बारे में जानते भी नहीं हो तो भी उसको टिक करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नेगेटिव मार्किंग में, तो हम उसके लिए ये कहेंगे प्लीज़ उसे मत टच कीजिएगा, अगर आपका जो कट ऑफ मार्क्स होता है उससे अधिक आपने बना लिया है तो। क्योंकि अगर उसको टिक करते हैं तो हो सकता है कि कट ऑफ मार्क्स के नीचे चले जाएं। अगर आप कट ऑफ मार्क्स के नीचे ही हैं, कट ऑफ मार्क्स से मान लीजिए कि आपको लेके आना है 50 नंबर, और आपने अभी तक 42-43 ही बनाया है, और उसके बाद आगे के प्रश्न समझ में नहीं आते, तब तो कोई उपाय नहीं है, मारिए। तब जो भी आपको दिमाग में तुक्का आता है, सारा तुक्का लगा के मारिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कट ऑफ मार्क्स के ऊपर हैं और उतने प्रश्न आपको लगते हैं कि फिट हैं, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर मतलब 50 है, तो आप 70 तक बना चुके हैं। क्योंकि जितना भी बनाइएगा उसमें 5-10 निश्चित रूप से गलत होंगे। जैसे आप 100% कहते हैं ना, उसमें से भी 5-10 निश्चित रूप से भाषा वगैरह के कारण गलत हो जाते हैं। तो हमने कहा 50 की जगह 70-20 बढ़ाया मैंने, ये भी याद रखिएगा। 70 आपका लगता है कि सही है, 70 आपका क्या है, लगता है कि आपको सही है, तो मुझे लगता है कि आपको स्किप करना चाहिए क्वेश्चन को, जिसके बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है। क्लियर हो गया? ये हो गया वहाँ पे बनाने का एक तरीका कि कैसे हमको बनाना है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स के नीचे ही है, तब तो आपको निश्चित रूप से ऊपर बढ़ना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। वो जो तरीका है वो अपनाइए। बहुत सारे इसके बाद आप तुक्का मारने का भी तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलग अलग चीज़ों पे चलता है, लेकिन उसके बारे में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये है डॉक्यूमेंट से संबंधित आपका वीडियो। हो सकता है लगभग 5-10 मिनट हमने इधर उधर कर दिया है। अब प्रश्न जो है उसे ले रहे थे हम। सीटेट वाले में हमने बता दिया कि सीटेट में कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ कितने होना चाहिए। चलिए डॉक्यूमेंट पे चर्चा कर ले। अच्छा, यूपी वाले का एक प्रॉब्लम है। यूपी वाले में हम कुछ नहीं कर सकते, जाके मिलिए। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई स्पष्ट मुझे जवाब मिला हो, चाहे कोई दिया गया हो। तो उन लोगों के साथ परेशानी है, तो वो जाने उनका क्या होगा। और अच्छा किया गया है कि इसमें आधार मांगा गया है, बहुत ज़रूरी आधार मांगना। बहुत इधर उधर फटक फुटक कर रहे थे,
क्लियर तरीके से आधार मांगा गया, बहुत ना यहाँ पे भी निवास वहाँ पे भी निवास, फटक रहे थे ना, जवाब मिलेगा आपको। बहुत अच्छा, इससे गवर्नमेंट के इस डिसीजन से ना, आधार वाले डिसीजन से बहुत खुश है, और उसमें भी 200 रुपया वाला कर दिया ना, और अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये होना चाहिए, ये हमेशा जब भी शिक्षक बहाली हो और बिहार राज्य के निवासी का जिक्र हो, बिहार राज्य के आप नागरिक हैं, ये जिक्र हो, तो इसमें सारी चीज़ लागू होनी चाहिए। चलिए आरक्षण से स्टार्ट करते हैं, इसी में डॉक्यूमेंट वगैरह का सारा चीज़ हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इसका कहने का मतलब एक लाइन में ये है। तो अगर आपको चाहिए तो उसमें दावा करना होगा, दावा में आपको डॉक्यूमेंट भी देना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, को अगर आप हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 2 प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। कौन कौन सा होता है 2 प्रमाण पत्र? एक होता है जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र। को देखिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नया भी बनवा लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड नहीं होता, ये आप जमा कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड होता है ना, जैसे मैं इस साल EWS की बात हो या क्रीमी लेयर की बात हो, नॉन क्रीमी लेयर की जो बात हो, तो ये साल पे, इसी साल पे डिपेंड होते हैं, ये साल पे डिपेंड होते हैं। तो वो नया वाला ही चाहिए। क्लियर हो गया? वो क्या चाहिए? नया वाला ही चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। पुराना मतलब पिछले साल का नहीं चाहिए। तो ये एक चीज़ के लिए अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने इतना अजीब तरीके से लिख दिया है ना कि बच्चे कंफ्यूज हैं EWS वाले में कि ये क्या क्या। थोड़ा सा आसान तरीके से लिख देते, उससे भी समझ में नहीं आता। तो बच्चों को तैयारी करना है, आपको निगेटिव मार्किंग दे दिया, उसको और आसान तरीके से लिख देते कि अप्रैल के बाद होना चाहिए। लिखने में क्या जाता था? थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी ना ईजिली करना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। एक तो थ्रोली कुछ अच्छे तरीके से बताया नहीं जाता है, अच्छे तरीके से किया ना। सीटेट के बारे में पूछा जा रहा था, उस समय कुछ और कह रहे थे, और हमने उस समय टोका भी था। जब मेरा वीडियो उस समय का देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आने से पहले हमने कह दिया था कि सीटेट को कैसे ये कर दिए हमने उस समय। और बच्चे जो सीटेट वाले थे 2023 वाले, जो जुलाई वाले हैं, वो कह रहे थे कि हम आ जाएंगे। कभी नहीं आइएगा, वो बाहर भी हैं। जो सीटेट 2023 के हैं और पेपर 1 में फॉर्म वगैरह भरे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कभी आ भी सकते, नहीं आएंगे, वो भर ही नहीं सकते। वो ज़रूरी है, अनिवार्य वो डॉक्यूमेंट है, वो होना चाहिए। जैसे निवास वगैरह होता है ना, वैसे ही वो भी ज़रूरी है। बिना पात्रता परीक्षा पास किए हुए कैसे कोई फॉर्म भर लेगा? बीएड वगैरह में उन्होंने छूट दिया है, वो भी मेरे ख्याल से उस समय तक फॉर्म भरवा लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया है। ये क्या है? एक बहाली प्रक्रिया है, एक नियुक्ति की प्रक्रिया है, जिसमें सीट वगैरह सारा चीज़ है। और ये मैंने पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया। छोड़िए, यहाँ पे हमने 2 चीज़ का जिक्र किया कि ये इन्हें चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, किस लेवल का आपको बनवाना है, तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ये चीज़ ना यहाँ पे लिखा हुआ जाता तो बढ़िया हो रहता, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा कि कहाँ का होगा। राजस्व का ब्लॉक स्तर पे जाइएगा, आरओ लेवल का बनता है, आराम से बन जाएगा। ब्लॉक में अप्लाई कीजिएगा, मिल जाएगा, वही लगा दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र। मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में। इन्हें एक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। तो ये आप ब्लॉक लेवल पे जरूर, अपने अंचल पे, अपने ब्लॉक पे जाइएगा, तो वहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होते हैं वो जरूर बनवा लीजिएगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ये अनिवार्य रूप से आपको देना होगा, ठीक है? ये अनिवार्य रूप से ज़रूर बनवा लीजिएगा। ये बन जाता है और निश्चित रूप से आप दे सकते हैं, इसे ज़रूर दे दीजिएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें भी आपको क्या देना होगा? जाति देना होगा। इसके अतिरिक्त इन्हें भी क्या देना होगा? निवास प्रमाण पत्र तो सबको देना है। निवास प्रमाण पत्र सबको देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये बिहार राज्य के निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिहार राज्य के कैसे पता चलेगा कि आप निवासी हैं? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ऐसे पता चलेगा कि आप इससे संबंधित प्रमाण पत्र देंगे। तो ये सबको बनवाना है, आप किसी भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, चाहे कुछ भी, तो ये सबके लिए लागू होगा। इसके साथ ही एक और कंडीशन इसमें लिखा गया है महिला के बारे में। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि जो महिलाओं का जो जाति बनता है वो निश्चित रूप से कहाँ से बनता है? महिलाओं का जाति कहाँ से बनता है? तो जहाँ उनका जन्म हुआ है, जो पिता माता का घर है, वहीं से जाति बनता है। ये क्लियर समझिए, क्योंकि वहीं से उनका उत्पन्न हुआ, तो वहीं से सारा चीज़ होता है, जाति वगैरह, तो वहीं से बनेगा भी। इसके साथ ही क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र होता है वो भी वहीं से बनता है।
वो भी कहाँ से बनता है, वहीं से बनता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वहीं से बनते हैं। अब इन्होंने अस्थायी निवास भी डाल दिया तो अच्छी बात है, वहाँ से बनवा लीजिएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर नहीं बना रहा है, कर आप जाके वहाँ निवास करती हैं और ये करते, कोशिश कीजिए। इन्होंने लिख दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन ये और ये निश्चित रूप से वहाँ पे बन जाएगा, निश्चित रूप से बनता भी है, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है और हर ब्लॉक स्तर पे ये होता है। तो ये जो चीज़ें लिखा गया है ना, ये चीज़ें आप अगर महिला हैं, विवाहित हैं, तो जहाँ पे हैं, जहाँ पे हैं मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, माता पिता के घर से, वहाँ से बनेगा। अगर ये नहीं देते हैं, अगर पति के घर से बनवा लिए फिर आपको दिक्कत होगा। याद रखिएगा, पिता के घर से बनवाना है और वहीं से बनेगा भी, ठीक है। और अगर दिक्कत होता है, किस चीज़ का दिक्कत, अगर आपको लगता है कि सर दिक्कत हो रहा, जाति तो बन जा रहा है, क्रीमी लेयर रहित बन जा रहा है, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं तो दिक्कत कर रहा है, तो आप आवेदन दे सकती हैं कि सर वहाँ से निवास नहीं बना रहा है। जब आप ब्लॉक स्तर पे बात कर लीजिए, नहीं तो जाके सचिवालय बात कीजिए। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। अब कुछ लोगों को परेशानी है, तो अब ये बाकी सब ना देख लीजिएगा, बाकी सब में ये कोड वगैरह भरना है, इसके बारे में दिया गया है। अच्छा, ये जो ये है बेंचमार्क, दिव्यांग से संबंधित जो प्रश्न है ना, को जहाँ दिया गया है ना वहीं से बनवाना होगा आपको। यानी को ज़्यादा दिक्कत लगता है कि सर एक, यहाँ आप बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस के बारे में, को अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगता है ना, तो आप जाके उस स्तर से बात कीजिए, सचिवालय चाहे वहाँ पे जाके बात कीजिए। जो दिव्यांग वाला मामला प्रॉब्लम है कि सर 1.5 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, वहाँ से नहीं बन पा रहा है, अब इसमें लिखा गया है तो वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे पीएमसीएच वगैरह कुछ लिखा गया है कहीं पे, तो दिव्यांग वाले मामले पे हम कुछ अपडेट नहीं दे पाएंगे, वहाँ पे आप देख लें। अब ईडब्ल्यूएस मामले पे इन्होंने इसके लिए कह दिया कि ये क्या दे दिया, देखिए क्लियर तरीके से लिखा गया है, इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। 2022 और 23 के आधार पर लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया है कि 2022-23 का ईडब्ल्यूएस चाहिए, आधार पे लिखा गया है। जब भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अभी आप बनवाइएगा तो ऊपर पे 23-24 लिखेगा, लेकिन जब अंदर पढ़िएगा तो आपको एक लाइन मिलेगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आयु 8 लाख से कम थी, वहाँ पे 22-23 जिक्र होगा, यानी उसी आधार पे वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। इनको और आसान तरीके से लिख देना चाहिए। बच्चे ऐसे पढ़ने में कन्फ्यूज हैं, इसमें भी कन्फ्यूज हैं, एक तो सिलेबस अच्छे से नहीं देखते हैं, इसमें भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछला साल वाला दे दीजिएगा, इस साल वाला दीजिएगा। सब जो भी फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड होता है वो इसी साल का लगेगा, वो क्रीमी लेयर का हो चाहे इसका हो। क्लियर समझ लीजिए। हम तो कहेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दीजिए, सारा इस कितना 5 दिन में से 10 दिन में तो बन जाता है। 10 दिन में निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कार्य होता है, 10 दिन में सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, 10 से 15 दिन। ठीक है, क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस से संबंधित कब का लगेगा को ऊपर में क्या लिखा होगा, 23 और 24 यही लगेगा, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग कॉल मत कीजिएगा, 23-24 का ही लगेगा। ये 22-23 का कहने का मतलब ये आधार इन्होंने लिख दिया, इस आधार पे। तो उसमें जब आपका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहेगा क्या कि 2023 में इनके परिवार का कुल वार्षिक ये वगैरह था। क्लियर हो गया ना। अब आप कहिएगा सर बन ही नहीं रहा है, नया बन रहा है, अरे वही चीज़ लिखा गया, थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, क्या कीजिएगा। ये क्लियर हो गया ना। ईडब्ल्यूएस वाला नया वाला ही लगेगा, 23-24 ऊपर में लिखा होगा, अंदर में देखिएगा 22-23 लिखा होगा। इस पर कुछ लोग उल्टा सीधा कह देते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ और पढ़ लीजिएगा। और हम नीचे चलते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उस पर भी एक बार देख लो, 3 ये पढ़ लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कुछ कहिएगा। इनको भी चाहिएगा थोड़ा आसान तरीके से लिख दें। अब देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होगा। विज्ञापन खंडिता, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सारे अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की चर्चा है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना सारा देख लीजिए, वो भले इसमें मैट्रिक का लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, आप अपना मैट्रिक का देख लीजिए। मैट्रिक का क्या को 2 मिले होंगे, एक होता है मार्कशीट, आपका मार्कशीट कहने का मतलब अंक पत्र कहा जाता है, एक मूल प्रमाण पत्र भी मिलता है। अंक पत्र में आपका मार्क्स वगैरह लिखा जाता है, मूल प्रमाण पत्र में एक तरह से सर्टिफिकेट आप उसको कर लीजिए, तो वो सारी चीज़ डिटेल, इतना मतलब इतना परसेंटेज से ये पास है, ये सारी चीज़ लिखे होते हैं। तो आप जो भी शैक्षणिक है या प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक में हम शुरू से बता देते हैं, आप प्रशैक्षणिक में ट्रेनिंग वाला, मैट्रिक का
देख लीजिए मैट्रिक में, यहाँ लिख भी देता हूँ, आप सबसे पहले 10th का देख लीजिए, 11th का देख लीजिए, और 11th नहीं 10th का देख लीजिए, 12th का देख लीजिए। अगर इससे ऊपर एबव अप्लाई करते हैं 9th 10th वगैरह में, तो यहाँ पे किसका देखेंगे, तो आप देखेंगे ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन के बाद आपने अगर 12th लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो मास्टर लेवल का जो भी डिग्री पीजी वगैरह जो भी आपने किया वो। इसके अतिरिक्त अगर बीएड या डीएलएड हैं वो सभी का 2-2 मिलता है। सभी का क्या होता है ना बाबू, 2-2 मिलता है। एक अंक पत्र मिलता है, एक मूल प्रमाण पत्र सबका। तो ये 2-2 जो भी है ना, ये सारी चीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, ये रख लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले बहाली में भी देखा जाता रहा है, तो ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। इसके अतिरिक्त टीईटी जो भी किया आपने, टीईटी को जो भी मतलब प्राधिकार द्वारा निर्गत है, सीटेट वगैरह जो भी अपने टीईटी या बीटेट वगैरह या एस्टेट किया है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वो भी ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया, अंक पत्र या प्रमाण पत्र वाला ख़त्म हो गया। और इसके अतिरिक्त क्या है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, ये तो हमने कहा ही है कि आपको सबको लगेगा। इसके बाद 5वां जो है वो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ठीक है, और यहीं से इनका जाति भी बनता है अगर महिला है तो, क्लियर समझ जाइएगा, यहीं से चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर। तो ये अच्छा 1 वर्ष पूर्व के, मेरे ख्याल से नया बनवा लीजिए। क्या लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष के पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। तो इसके लिए कुछ घोषणा पत्र होता होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी कहते हैं कि नया बनवा लीजिए, बच्चे बनवा लेते हैं। तो इसके लिए जो भी घोषणा पत्र है वो देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके अतिरिक्त है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये क्लियर फिर से समझ लीजिएगा कि इनका जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो कहाँ का होना चाहिए, कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम का होना चाहिए, पति के नाम का नहीं, पिता के नाम का, यानी जहाँ उनका जन्म हुआ। जब भी जाति का हम जिक्र करेंगे, अस्थायी भी इन्होंने जोड़ दिया, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र वहीं का उन्होंने जोड़ दिया है। तो जब भी जाति का हम जिक्र करेंगे, समझिएगा कि जहाँ महिला है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, जन्म कहने का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में हुआ है तो वहाँ का ले लीजिए, वहाँ का नहीं बाबू, जहाँ उनका माता पिता का घर है जिस ब्लॉक में, वहाँ से बनवाइएगा। ठीक है, ये भी मत कर लीजिएगा, थोड़ा सा सेंस रखिएगा कि जहाँ उनका अपना घर है, शादी से पहले जहाँ उनका माता पिता का घर था, मतलब जहाँ उनके माता पिता के एड्रेस से बनेगा। क्लियर हो गया, जो महिला ये है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो हैं ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना से ये दावा करने के स्थिति में ये आपको देना होगा। दिव्यांगता से संबंधित निर्गत वैध प्रमाण पत्र ये आपको देना होगा। इसके साथ ही दिव्यांगता से संबंधित अभी अपडेट आया है, अतुल सर का ट्वीट है और उन्होंने लिख के बता दिया है कि जिन्हें दिक्कत हो रहा पीएमसीएच वगैरह से बनाने से, तो ये कंसीडर कर रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार फॉर दिस पर्पस। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो परेशान थे। इसी तरीके से सिलेबस वगैरह से संबंधित अगर कुछ दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप उन्हें लिखें या पर्सनली उन्हें लेटर दें, जो भी चीज़ें करना है, ट्वीट वगैरह करें तो ये करके, और इन्हें भी अपडेट सर को जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही ये हमने बीच में इसलिए लगा रहे क्योंकि यहीं पे अपडेट था, और लास्ट में भी चाहे आगे पीछे जहाँ पे भी हमने बोला होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करते हुए इसे कंसीडर कर लीजिएगा। फाइनली सरकार ट्वीट आ गया है कि वो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बिहार के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के हैं। ये सारी चीज़ आप अपना देख लीजिएगा। 11-12 अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 13 नंबर पे। केंद्र सरकार में अगर आप शिक्षक हैं, बिहार सरकार में अगर आप शिक्षक हैं, या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु इसके लिए एक होता है ना कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक देना होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है, वो कैसे बनता है, तो इसके लिए बाकायदा कभी कभी फॉर्मेट जारी कर दिया जाता है। नहीं तो मान लीजिए आप शिक्षक हैं 11th 12th में, तो इसके लिए जिला परिषद नियोजन इकाई
के स्तर पे, नियोजन इकाई के स्तर पे ये बनता है। जैसे जिस तरीके से आपका बहाल हुआ ना, उसी स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई के तहत आपका हुआ है, तो वहाँ से आपको देना होगा। जिला परिषद के अध्यक्ष के थ्रू आपको, जो भी अध्यक्ष होते हैं उनके थ्रू देना होगा। अगर आपका मतलब इसके नीचे के शिक्षक हैं, इसके नीचे के शिक्षक हैं आप, तो उस स्तर पे मेरे ख्याल से ब्लॉक लेवल पे आप होंगे, 6 to 8 चाहे 1 to 5 वगैरह में होंगे, तो उस लेवल का आपको देना होगा, नो ऑब्जेक्शन वाला। ये क्लियर लिखा गया। तो अभी टाइम भी है, मेरे ख्याल से बन भी जाता है। प्रधानाध्यापक में मेरे ख्याल से चाहे किसी अन्य में लगता भी है, तो वो मेरे ख्याल से बन जाता है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड लिखा गया, ये आधार कार्ड चाहिए। हाल ही का खिंचा हुआ 2 फोटो हम नहीं कहेंगे, इसको आगे जब पढ़िएगा इसमें नीचे जो हम नहीं पढ़ने वाले, तो 5-6 फोटो लगेगा, कम से कम 5-6 या 10 फोटो निकलवा के रख लीजिएगा, हो सकता है आगे काम आए। इसके अतिरिक्त जो भी अपने फॉर्म भरिएगा उसका डाउनलोड किया गया आवेदन की प्रति जरूर प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में रख लीजिएगा, साथ में सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी मेल पे भेज के रख लीजिएगा। लिखित परीक्षा का जो है ई एडमिट कार्ड आएगा, उसकी भी प्रति प्रिंट करके, परीक्षा दीजिएगा वो अलग मैटर, उसकी भी कॉपी प्रिंट करके मेल पे भी रख लीजिएगा। अगर आप वहाँ पे जाते हैं और फिर आपको एडमिट कार्ड अगर जमा नहीं करना तो एस्टेट में ले लिया गया था, इसलिए हम कह रहे हैं, जमा नहीं करना तो उस पर सिग्नेचर करके मिलता है, उससे भी जरूर रखिएगा अगर वो लौटा देते हैं तो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ना, थोड़ा सा सारे प्रोसेस है ना, को स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से कीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्यूमेंट से संबंधित और कोई भी प्रश्न आपका बच रहा है, चाहे इसके अतिरिक्त भी और कोई प्रश्न आपका बच रहा होगा। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी संबंध में आपको दिक्कत लगता है, तो हम इसके लिए नहीं है कि ये क्या है, तो आप इस स्तर पे, ऊपर स्तर पे आप जाइए, सारा चीज़ कहिए, ठीक है। अब वो आपका सिलेबस का मामला हो या किसी अन्य का मामला हो, तो उसके लिए, या 6 से 8 का मामला हो कि सर हमका क्या होगा, हमको जाके पूछो। ये तो आपका प्रॉब्लम है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, भले ही आप शिक्षक बने हो चाहे नहीं बने हो, वो अलग मैटर है। तो इसके स्तर पे वहाँ पे जाके बात कीजिए। अभी उनका परीक्षा 6 to 8 का नहीं हो रहा है, जिसका हो रहा है वो अच्छे तरीके से अब तैयारी करें, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए अप्लाई कर दें। एक बार ज़्यादा दिक्कत लगता है कि ब्लॉक स्तर पर आप बात कर लें, और ज़्यादा दिक्कत लगता है कि कहता है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उससे ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे बात कीजिए। जब वहाँ से भी नहीं होता कि चल जाइए वहाँ पे जहाँ जिनके स्तर से ये मतलब ये डाटा रिलीज़ किया गया कि सर यहाँ का नहीं बना रहा, कर इतना टाइम लगा देंगे, ये कर देंगे। वो केवल ब्लॉक का मामला नहीं कर रहे हैं, अन्य स्तर पे भी कर रहे हैं, वो दिव्यांग से संबंधित हो या किसी भी संबंधित हो, ठीक है। जिनका जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो जिनको भी अगर दिक्कत लगता है सिलेबस से लेके, सारा चीज़ से लेके, तो वहाँ पे बात कीजिए। वहाँ से संबंधित कभी भी बात करने से अच्छा ना कि लेटर ज़रूर देना चाहिए, लिखित रूप से उसका देने से अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ मुझे लगता है आज इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप इधर उधर भटकेंगे। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रही बात मेरे पढ़ाने का, को कोशिश हम ये करेंगे कि आपको साइंस केवल पढ़ा दें। अभी मुझे कहीं निकलना भी है कुछ दिन के लिए, तो हो सकता है उसके बाद ही साइंस का कुछ क्लासेस चलेंगे, बाकी सब आपको खुद से तैयारी करना होगा। हिंदी का थोड़ा बहुत कुछ ये विस्तृत रूप से निकालते तो आदमी लेके चलता, कुछ क्वेश्चन पता ही नहीं कि कितने पूछे जाएंगे, तो थोड़ा विस्तृत रूप से होता तो और मज़ा आता, ठीक है। फिर भी ग्रामेटिकल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी हिंदी वगैरह का, वो आगे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है ना, पर्सनल, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत ज़रूरी है उस पर फोकस करना, और अच्छे तरीके से थ्रोली पहले उस जिस क्लास में उस क्लास को पढ़िए, फिर आगे पढ़िएगा, समय मिलेगा, पहले उसको पढ़िए। वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाने चाहिए, और उसके एबव तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे ही, लिखा गया है तो, लेकिन वहाँ से भी रहने चाहिए, निश्चित रूप से रहने चाहिए। 20 या 40% नहीं रहता है तो भाई सारा चीज़ ठूस ही रहे हैं, ये भी डाल देंगे। वही तो हमने कहा कि आप जब NCERT है, बिहार टेक्स्ट बुक हिंदी उर्दू वाले जाइएगा, वहाँ से पूछ लीजिएगा सर इसमें से रहेंगे ना, इसके लिए तो इतना दौड़ रहे हैं। बताइए 4 साल से जो अभ्यर्थी इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, इतने दिनों से परेशान हैं, उनके लिए थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग है, सारा चीज़ें थोड़ा आप अन्य एग्ज़ाम लेते हैं उसके लिए विस्तृत सारा चीज़ लिखा हो, हाँ ये है, इसके लिए थोड़ा सा और निकाल देते तो क्या हो जाता है। थोड़ा सा तो मेहनत करना है, अच्छा रहता है। एक तो आपने अच्छा किया कि 120 तक आप लेके आए, 2 घंटे देखे, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया, इसके लिए बहुत इच्छा है, ये होना भी चाहिए था। चलिए फ़िलहाल हम आपका बहुत समय ले लिए, आपको इतना समय आपको पढ़ाई में देना चाहिए था। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना, और पढ़ाई कीजिए। अब ज़्यादा घबराइए नहीं कि बहुत लेंदी है, एक एक करके एक एक टॉपिक पढ़िए, एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कीजिए।
और जो 1885 है, 1947 है, इसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सारे को एक बार देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करवा दिया है, और किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन देखिएगा अभी नाम तो नहीं लेंगे, देखिएगा किसी भी गाइड वगैरह के भरोसे मत रखिएगा। अभी कुछ कल किसी का स्टार्ट होगा, नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना हिंट से दे, किसी का स्टार्ट होगा, हम कहेंगे कि थोड़ा सा देख लीजिएगा उनका। मेरे ख्याल से अच्छा पढ़ाते हैं, पहले से बीपीएससी का पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके लिए बेस्ट हो। अब किसका होगा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपके लिए हो सकता है यूजफुल हो। और देखिए होता क्या है ना, कि जो एक टीम पढ़ाती है और अच्छे तरीके से पढ़ाए, और उनकी बातें अगर आपको समझ में आती हैं, तो उनके साथ ज़रूर होइएगा। वो कोई भी हो, अगर उनकी बातें समझ में आती है, वो जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है, उनके साथ रहिए, निश्चित रूप से आगे मतलब आगे आप क्वालिफाई करेंगे। और वो कंसेप्ट के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वहाँ से बेस्ट हो सकते हैं। और हम नहीं कहेंगे किसी के बारे में कुछ भी, और तैयारी कीजिए। सबसे बेस्ट होता है खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ने में अगर आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप पर्यावरण से लेके सारा चीज़ पढ़िए। अब आप कहिएगा सर कुछ छोटा सा नोट्स होता है पर्यावरण अध्ययन का, रंजीत सर का भी बहुत बड़ा है, ये किसी ने लिख के पर्सनल भेजा है, पढ़िए। सर का तो पूरा प्रत्येक पे एक एक देखिएगा, पीडीएफ पूरा मोटा मोटा, थोड़ा सा नोट्स दे देते हो। हिंदी का भी देखिएगा तो अच्छा खासा है, सब सब्जेक्ट पे है, लेकिन थोड़ा सा नोट्स की तरह होना चाहिए। मतलब समय कम है, एक तो दिमागी टेंशन है, मेरे सर में दर्द है, बच्चों के सर में भी दर्द होगा। जो लाठियाँ उस समय देखे थे, कैसे लेटर निकल गया था कि आपकी बहाली होगी पिछले साल। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखिए, एक तो आप हिम्मत हारना छोड़िए। कौन एग्ज़ाम निकालेगा? कोई ऊपर से भगवान आके, चाहे कोई भी चीज़ आके, देखिए भगवान के नाम पे ये मत कहिएगा कि हम उनके विरोधी। देखिए भगवान के थ्रू करने का मतलब, ये पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि आप पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट या 10 मिनट ध्यान कर लीजिए, मन को एकाग्र कर लीजिए, उसके बाद किसी चीज़ को पढ़िएगा ना। अब बाद में उसके बारे में सोचिएगा ना, तो वो पता चलेगा कि आपको पूरा लिखा हुआ सामने आ रहा है, पूरा लिखा हुआ सामने आ रहा है, एकदम थ्रोली वो पेज खुल जाएगा, एक एक लाइन आप आंख बंद करके पढ़ सकते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी पढ़ाई होता है। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्या होता है, पढ़े हुए हैं बस, उसको एक बार रीडिंग डाल दिए, सारा याद हो गया, उसको लेके पढ़ा दिए। यही होता है, ये चीज़ आप में भी डेवलप हो सकता है अगर ध्यान वगैरह करते हैं तो। अब हम कह रहे थे कि कौन क्वालिफाई हो, कोई इधर उधर से लोग नहीं आएंगे, आप ही लोगों के बीच में से जो बच्चे होंगे, जिनके साथ सारा चीज़ रहता है, वो हम मानते हैं, लेकिन वही क्वालिफाई होंगे। तो आप क्यों कम है? आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है कि किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं, उखाड़ फेंक सकते हैं। ये परीक्षा तो छोटा सा चीज़ है, क्या है इसमें? थोड़ा सा सिलेबस का झंझट है, आपको लग रहा है, ये भी कुछ भी नहीं है। पढ़ लीजिए, जितना पूछना पूछो, कहाँ से पूछोगे, तुम भी घबरा जाओगे। अनहोनी भी होता है ना, तो कहता है कि देखना नहीं, कुछ गांव वाले होते कहे उसके लिए पास होना तो अनहोनी घटना जैसे, होगा ही नहीं कभी उससे। खुद को इतना तैयार कर लीजिए, खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि अनहोनी भी घबरा के कहे ये कि मैं भी होके रहूँगा। आई बात समझ में? नहीं तो डूब मरिए उस पानी में जहाँ बूंद भी ना हो। लग जाइए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे ध्यान दे दिए, काफ़ी है, और लगिए और पढ़िए। और जब पढ़िएगा ना आप, तभी आप पास होइएगा। किसी के भरोसे, मेरे भरोसे या किसी और के भरोसे नहीं कि सर आप पढ़िएगा तो ये वो, कुछ नहीं होगा। वो आप खुद से करेंगे, खुद से पढ़िए। अगर कोई टॉपिक दिक्कत लगता है ना, आपने पढ़ा मान लीजिए कि आपने पढ़ा, पूरा पाचन तंत्र पढ़ लिया, सारा चीज़ पढ़ लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाह्य स्रवी ग्रंथ है, कौन है अंतःस्रवी ग्रंथ है, सर्च कर लीजिए उसको, उससे संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए, कीजिए। लेकिन क्वालिफाई तभी कीजिएगा जब आप खुद से पढ़िएगा। हिम्मत क्यों हारते? आप ही को क्वालिफाई करना, कोई और क्वालिफाई करने नहीं आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लगेंगे, और अच्छे से लगेंगे, और उड़ा देंगे परीक्षा में भी गर्दा। ओके, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।